हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुशांत और मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटोर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस विद्या मंदिर के चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए थे। हम डिस्कस करेंगे उसका वेक्टर फॉर्म। इस वीडियो में आगे चले उससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही ऑसम वीडियो आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म। तो जो 10th क्लास में हमने पढ़ा है, ये लॉ दो पार्ट्स में पढ़ा है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप ऐसे समझो कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर अगर हमने ये एक नॉर्मल बनाया तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, R। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होने चाहिए। दूसरे पार्ट में हमने इस लॉ में पढ़ा था द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन अ सेम प्लेन। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पर हमने जो नॉर्मल बनाया रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही एक प्लेन में रहते हैं। अब ये दोनों लॉज को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप देखिए, आपके लिए मैंने ये वापस से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना रखी है, पहले से प्री ड्रॉ कर रखी है। इसमें अगर इंसिडेंट रे के अलोंग हमने एक यूनिट वेक्टर लिया E1 कैप, रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिया E2 कैप और नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर लिया N कैप, तो हम ये E1 कैप, E2 कैप और N कैप के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं। जल्दी से देख लेते हैं। ये एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में अगर थीटा है तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एंगल थीटा। यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे, अगर इसको हमने E1 कैप बोल दिया है, यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे अगर इसको E2 कैप बोल दिया, और यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको हमने N कैप कहा। तो बच्चों, अगर हम इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को XZ प्लेन में रखें और नॉर्मल Y एक्सिस के अलोंग हो, मतलब ये X एक्सिस और ये Y एक्सिस, तो हमारा नॉर्मल Y डायरेक्शन में है, मतलब N कैप को ही हम J कैप बोल सकते हैं, Y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। E1 कैप को अगर हम I कैप J कैप के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, तो ये नेगेटिव Y एक्सिस के साथ में ऐसा थीटा एंगल बना रहा होगा। इसका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा cos थीटा, और पॉजिटिव x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा sin थीटा। और इसलिए E1 कैप को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, E1 कैप को हम लिख सकते हैं sin थीटा I कैप माइनस cos थीटा J कैप। ओके, E2 कैप की अगर हम बात करें तो E2 कैप था यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। अब इसका भी एक कंपोनेंट मैग्नीट्यूड है इसका 1, और पॉजिटिव Y एक्सिस के साथ में यूनिट वेक्टर थीटा एंगल बना रहा, तो X एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट आएगा वो होगा sin थीटा, और Y एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव Y एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट होगा cos थीटा। मतलब E2 कैप वेक्टर को हम लिख सकते हैं sin थीटा I कैप प्लस cos थीटा J कैप। ठीक, अब हम करने क्या चले थे, हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्रेस करना चाहते थे किसी वेक्टर फॉर्म में, और उसके लिए हम लोगों ने यूनिट वेक्टर्स E1 कैप, E2 कैप और N कैप, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर्स लिख लिए। अब क्या, अब अगर इन तीनों वेक्टर्स को हम रिलेट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? अगर हम E2 कैप में से E1 कैप को माइनस करते हैं, E2 कैप में से E1 कैप को माइनस करते हैं तो हमको मिलेगा E2 कैप माइनस E1 कैप
ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 cos थीटा जे कैप, और जे कैप को तो हम एन कैप लिख सकते हैं। तो एक तरीके से E2, E1 और एन, ये तीनों जो यूनिट वेक्टर्स थे E2 कैप, E1 कैप और एन कैप, इनको हमने रिलेट कर लिया। बस एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ये थीटा आ रहा है, ये थीटा हम नहीं चाहते थे। तो अब उसके लिए क्या करें, आगे देखते हैं। यहां देखो आप, ये था ऐसा एन कैप और इधर की तरफ था ऐसा E1 कैप। एन कैप और E1 कैप के बीच में एंगल जो था बच्चों, वो था पाई माइनस थीटा। एन कैप और E1 कैप के बीच में एंगल था पाई माइनस थीटा। हमको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो अगर एन कैप डॉट E1 कैप करें तो ये क्या आएगा, एन कैप का मैग्नीट्यूड जो कि है 1, E1 कैप का मैग्नीट्यूड ये भी है 1, मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई माइनस थीटा। कोसाइन रेशियो पाई माइनस थीटा ये होगा माइनस कॉस थीटा। एन कैप डॉट E1 कैप वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा की, ऐसा हमको पता चला। मतलब पीछे हम कॉस थीटा को रिप्लेस कर सकते थे, किससे, माइनस एन कैप डॉट E1 कैप। तो हम ऐसा लिख सकते हैं E2 कैप माइनस E1 कैप, यहां पे ट्वाइस ऑफ माइनस एन कैप डॉट E1 कैप, और जे कैप को क्या लिख सकते हैं, एन कैप। और इसलिए E2 कैप होगा E1 कैप माइनस 2n कैप डॉट E1 कैप n कैप। अब ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दोनों पार्ट्स इंक्लूड हो गए। E2 कैप, E1 कैप और n कैप, ये 3 यूनिट वेक्टर्स हैं। तीनों यूनिट वेक्टर्स के साथ में ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको दिख रहा है वो वेक्टर डिफरेंस का दिख रहा है। मतलब ये तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए, दूसरे पार्ट में जैसा हमने बोला। और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करते वक्त हमने इस फैक्ट का ध्यान रख लिया था कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल्स बन रहे थे वो सेम थे। तो ये अपने आप में पूरा लॉ को इंक्लूड कर ले रहा है। अब इसका इस्तेमाल हम कहां करेंगे, वो सारे केसेस जहां पर हमको इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग वेक्टर्स गिवन हो, उस केस में हम रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग वेक्टर निकाल सकते हैं, या फॉर दैट मैटर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग वेक्टर्स लिखे हुए हो, हम नॉर्मल के अलोंग वेक्टर निकाल सकते हैं। तो ये इस वेक्टर फॉर्म का यूज है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और जैसा कि मैंने आपको बोला ये था, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे इसी सीरीज में और भी ऑसम वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू।